बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस नए एपिसोड में। जैसा कि जो हमारे प्रशिक्षु हैं जो अभी बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए पहले जितने भी हमने वीडियोस आप सभी के लिए पोस्ट किया है, आप सभी को प्रेषित किया है, जिसमें हमने बात अलग अलग विषयों की है, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपको लाभदायक हुआ होगा वो लेक्चर जो भी मैंने आपके लिए प्रेषित किया है आपको। तो इसी कड़ी में आज हम लोग समझेंगे शोध प्रस्ताव के बारे में कि शोध प्रस्ताव क्या होता है, शोध प्रस्ताव के चरण क्या क्या होते हैं। क्योंकि यदि हम उच्च शिक्षा के विषय में बात करेंगे तो शोध के विषय में बात करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हम सभी आज का जो हमारा ये एपिसोड होगा इसमें हम लोग शोध प्रस्ताव के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि शोध प्रस्ताव क्या होता है। हम किसे कहेंगे रिसर्च प्रपोजल। शोध प्रस्ताव को हम लोग इंग्लिश में उसे रिसर्च प्रपोजल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि शोध प्रस्ताव क्या है। तो प्यारे प्रशिक्षुओं जो भी अभी हमें देख पा रहे हैं या जो अभी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी विषय बिंदु का चयन करते हैं, जो भी हमारा शोध समस्या है, उस शोध समस्या का जब हम निर्धारण कर लेते हैं, जब हम टॉपिक को ढूंढ लेते हैं, तो उससे संबंधित उसमें हमें इस बात का उल्लेख करना होता है शोध प्रस्ताव में कि हमने किस टॉपिक को लिया है, हमारा शोध समस्या क्या है। शोध समस्या के साथ साथ जो हम शोध को करने वाले हैं वो उसमें कौन कौन सी विधियां होंगी, किन किन विधियों के माध्यम से हम अपने शोध को आगे करेंगे, उसमें खर्च कितना होगा, और साथ ही साथ हम समय का भी उसमें उल्लेख करते हैं कि हमारा जो शोध समस्या है, जो शोध समस्या का हमने चयन किया है, उसको पूरा करने में कितना समय, कितना धन और किन किन संसाधनों का उसमें हम उपयोग करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद हम अपने शोध को पूरा कर पाएंगे। यदि हम लोग बात करें तो शोध समस्या को हम लोग घोषणात्मक कथन के भी नाम से जानते हैं कि जो शोध समस्या है वो उसे हम घोषणात्मक कथन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हम उन सभी गतिविधियों का उल्लेख करते हैं जिन गतिविधियों के माध्यम से हमारे शोध को पूरा करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। तो ये रहा हमारा शोध प्रस्ताव कि शोध प्रस्ताव किसे कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जितने भी शोध प्रस्ताव के चरण बताए गए हैं, तो हम लोग एक एक करके कुछ उन जो महत्वपूर्ण चरण हैं हमारे शोध कार्य के लिए, जो महत्वपूर्ण चरण है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला यदि हम चरण का बात करते हैं तो उसमें होता है शोध समस्या का उल्लेख। शोध समस्या के उल्लेख में हम लोग देखते हैं कि हमने जिस शोध समस्या को लिया है उसमें जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे, उन तथ्यों का जो हमारे शिक्षा में क्या महत्व है। क्योंकि हमारा शोध जो है, शोध कार्य है, उसका एक ये भी एक उद्देश्य होता है कि शोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो शोध कर रहे हैं उस शोध कार्य का शिक्षा में कितना महत्व है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा पद्धति है, जिस प्रकार से चली आ रही है, उसमें ये जो हमारा शोध है वो कितना कारगर साबित होगा। दूसरा चरण हमारा है परिभाषा, पूर्वकल्पना, परिसीमा और सीमांकन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिभाषा। जो हमारा शोध समस्या है, जिस समस्या का हमने चयन किया है, उसको हम परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो पूर्वकल्पना, अर्थात पूर्वकल्पना से आशय ये है कि जो हमारा शोधकर्ता है, जो विद्यार्थी है, वो अपने समस्या के विषय में जो शोध समस्या का चयन किया है उस विषय में उसका पूर्व ज्ञान क्या है, पहले से वो क्या जानता है। उसके बाद हम लोग परिसीमा की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जब हम लोग शोध करने चलते हैं तो शोध में ऐसे बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे जिनका उल्लेख हम नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे जिनका उल्लेख हम अपने जो भी शोध कार्य हैं उनमें हम उल्लेख नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें परिसीमा का भी निर्धारण करना आवश्यक है। एक शोधकर्ता होने के नाते हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी परिसीमा क्या है। अब इसी में एक था सीमांकन।
सीमांकन में भी हमने ध्यान रखना होता है, क्योंकि शोध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यापकता होने के कारण एक शोधकर्ता क्या करता है कि वो इस बात का ध्यान रखता है कि हम जो शोध करने चल रहे हैं उसमें बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे समय और अलग अलग गतिविधियों, जिसके वजह से हमें उन सभी के लिए ये भी देखना है कि शोध कार्य तो बहुत व्यापक क्षेत्र है ही, लेकिन उस व्यापकता में भी हम अपना सीमा कहाँ तक निर्धारित करेंगे कि हमें कहाँ कितना सैंपल लेना है, किस पॉपुलेशन में हमें अपना काम करना है, जो हमारा क्षेत्र होगा वो क्या होगा। तो इस तरीके से क्या करता है शोधकर्ता कि अपने शोध कार्य का सीमांकन भी कर देता है। अब तीसरे चरण की बात करेंगे तो उसमें है संबंधित साहित्य की समीक्षा, जिसे हम लोग RRL या RORL के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसमें उसका इंग्लिश रूपांतरण यदि हम करें तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे संबंधित साहित्य की समीक्षा। उसमें क्या होता है कि हम अपने शुद्ध समस्या से संबंधित जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है उसके आधार पे हम किन किन माध्यमों का सहायता ले रहे हैं, हम कहाँ कहाँ से लिटरेचर पढ़ रहे हैं जो अपने शोध कार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो संबंधित साहित्य की समीक्षा से तात्पर्य यह है कि आप कहाँ कहाँ से अपने शोध से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो ये है उसका एक समीक्षात्मक, जहाँ जहाँ से हम उसका अध्ययन करेंगे उसके विषय में बताना ही हमारा है संबंधित साहित्य की समीक्षा। कि हमने ये रिसर्च पेपर पढ़े हैं, इतने जर्नल्स पढ़े हैं, हमने कौन सा जर्नल्स कहाँ से पढ़ा है, चाहे वो NCERT से पढ़े हों, शोध गंगा से पढ़े हों, शोध गंगोत्री से पढ़े हों, नीपा से, मतलब अलग अलग माध्यमों से आप जब अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं तो वही है संबंधित साहित्य की समीक्षा। चौथा चरण है हमारा प्राकल्पना, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हम साहित्यों की समीक्षा कर लेते हैं तो उसके बाद प्राकल्पना की बारी आता है, हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा कार्य है, जो हमारा शोध विषय है, उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या नया किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं हाइपोथेसिस में कि इसमें और कैसे कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को और लिया जा सकता है। तो तरह तरह के हाइपोथेसिस का निर्माण भी होता है, और जिसे हम लोग हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। माफ करिएगा, हिंदी में प्राकल्पना कहते हैं, परिकल्पना नहीं। परिकल्पना के विषय में हमने पहले भी जस्ट पहले बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि सीमांकन, परिसीमा, इन सभी चीज़ों के विषय में। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाइपोथेसिस जो होता है, ये हाइपोथेसिस शोध समस्या का जो अंतिम समाधान है, शोध समस्या का अंतिम समाधान जो है वो कहलाता है। और साथ ही साथ इसमें प्रश्नात्मक कथन भी होते हैं। हाइपोथेसिस में जैसा कि मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इस तरीके का जो कथन है वो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। अगला चरण हमारा है वो है विधियाँ। किन किन विधियों के माध्यम से हम अपने शोध समस्या को पूरा करेंगे। जो हमारा शोध कार्य है, शोध समस्या का जब निर्धारण कर लिए हैं तो उनको किन किन विधियों के आधार पे हम पूरा करेंगे, कौन कौन सी विधियां होंगी जिसके माध्यम से हम अपने शोध कार्य को पूरा करेंगे, इसमें उन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। अगला है समय अनुसूची। समय अनुसूची क्या है? शोध कार्य जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग उसमें स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें इस बात का भी निर्धारण करना होगा कि हमें किस समय सीमा के अंदर कौन से स्टेप को पूरा कर लेना है। तो उसे ही हम लोग समय अनुसूची कहते हैं। जब हम शोध प्रस्ताव के चरण के विषय में बात करेंगे, जब हम शोध प्रस्ताव तैयार करेंगे तो उसमें एक विषय ये भी आएगा कि समय अनुसूची, मतलब किस समय में कौन कौन से कार्य, क्योंकि समय का अबाध रहता है, वहाँ पे समय का भी ख्याल रखना होता है, इसलिए हमें समय अनुसूची का भी निर्माण करना होता है। अगला है हमारा संभावित परिणाम। ऊपर के जितने भी अभी तक हमने बिंदु समझे हैं, जितने भी तथ्यों को जाना है, तो उसका एक संभावित परिणाम क्या आ सकता है, इसके विषय में यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। यदि हम अगले की तरफ पढ़ेंगे, जो हमारा अगला चरण है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची। जिन जिन माध्यमों का हमने प्रयोग किया है, जिन जिन माध्यमों को हमने अध्ययन किया है, जहाँ जहाँ से हमने चीज़ों को, तथ्यों को एकत्रित किया है,
तो उसकी एक सूची तैयार की जाती है, जिसे हम लोग संदर्भ ग्रंथ सूची के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक चीज़ क्या होता है संदर्भ ग्रंथ सूची में, कि संदर्भ ग्रंथ सूची में हमारे जो शोध कार्य हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। संदर्भ ग्रंथ सूची काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और अगले चरण की बात करेंगे तो वो है परिशिष्ट। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं परिशिष्ट में कि शोध कार्य, तो जो शोध का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। व्यापक शोध क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे बिंदु सामने आते हैं जो कि हम ऊपर में उसका उल्लेख नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाता है। तो उसके लिए हम एक परिशिष्ट का भी निर्माण करते हैं। उसमें क्या होता है कि उन सभी तथ्यों को, उन सभी बिंदुओं को जो किसी कारणवश हम उसका उल्लेख ऊपर में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम परिशिष्ट का भी निर्माण करते हैं। उन सभी विधियों का जिसका हमने इस्तेमाल तो किया है अपने शोध कार्य में, लेकिन उसका उल्लेख ऊपर में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम परिशिष्ट का भी निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा एपिसोड था, इसमें हमने समझा कि शोध प्रस्ताव क्या है, शोध प्रस्ताव के चरण क्या है। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा, और जितने भी कंटेंट हमने अभी तक आपके लिए प्रेषित किया है, आपके लिए भेजा है, तो प्रयास रहता है कि बहुत ही सरल से सरल भाषा में हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और एक बार यदि आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही सभी वो प्रशिक्षु, क्योंकि देखिए शिक्षा का एक मूल उद्देश्य होता है कि हम चीज़ों को कितने सही तरीके से, प्रामाणिक ढंग से समझ सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं, और उल्लेख करने के बाद हम उसका प्रयोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में कितना कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।